पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होने में सिर्फ 28 दिन बाकी हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और उम्मीदवार कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों में मसरूफ हैं। कागजात की छानबीन के दौरान पता चला कि हमारे जो सियासतदान लाहौर से इस्लामाबाद तक का सफर भी प्राइवेट जहाजों पर करते हैं और बुखार हो जाए तो यूरोप और अमेरिका चेकअप करवाने चले जाते हैं। हजारों गज बड़े मकानों में रहते हैं और करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमते फिरते हैं। असल में बेचारे बहुत गरीब हैं। या कम से कम इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए कागजात तो यही बताते हैं। अभी ये खबर हजम नहीं हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने 38 सालों में मकरूज कौम का 84 अरब रुपए डकारने वाले 222 गरीबों को आवाज लगा दी और कहा कि इज्जत प्यारी है तो इस कौम का माल वापस कर दो। पाकिस्तान वो वाहिद खुशनसीब तरीन मुल्क है जिसमें गैर मुल्की भी अपनी खिदमत इलेक्शन लड़कर पेश करना चाहते हैं। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 60 बरतानवी, 26 अमरीकी और 24 कैनेडियंस को पाकिस्तान का दर्द सताया जा रहा है और वो अपनी वाबस्तगी और वफादारी तब्दील किए बगैर ही पाकिस्तानी कौम के साथ वफादारी के ख़्वाह हैं। क्या एक खुला तजाद नहीं कि उनके वफादार भी रहें और इनके भी? इन्हीं मौज़ूआत पर आज कुतुब ऑनलाइन में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देखें कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। कमाल बात है कि जहाँ से हम रवायतें उठाते हैं हम उनको अहादीस भी कहते हैं और रवायतें जब अमीरुल मोमिनीन की हो तो एक कमाल बात है। आखिरी जवाल आ रहा है मुसलमानों का हज़रत अली करमल्लाह के ज़माने में। मौला जब कूफा को आपने बनाया अपना दारुल हुकूमत और वहाँ जा रहे हैं तो कंबर आप क्या ऊँट जो है या घोड़ा जो है उसको पकड़ के चल रहा है। शहर में दाखिल होने से पहले इमाम अली करमल्लाह रुक गए, कहा शहरियों को बाहर बुलाओ। शहरी सारे शहर से बाहर आए और उनको खुतबा दिया और उसमें जो एक जुमला कहा आपने वो क़यामत था और मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ कोई भी इसको सुनने या मानने वाला है। आपने अहले कूफा से कहा कि मुझे अच्छी तरह देख लो, मैं जिस सवारी पर आया हूं इसको भी पहचान लो, मेरे साथ जो खिदमतगार है इसकी भी शनाख्त कर लो। जब मैं तुम्हें यहां से छोड़ के जाऊं और मेरे इन हालात में तुम कोई भी फर्क या बेहतरी देखो तो मेरा गिरेबान होगा और तुम्हारा हाथ होगा। अगर ये वो जमाना था जब मुसलमान जवाल की तरफ जा रहे थे तो हुजूर आज तो 70 साल पर पाकिस्तान जो है वो जाना अरूज की तरफ चाहिए। लेकिन जो असासे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम रियासत के सियासतदानों ने, आइंदा फेडरल मिनिस्टर्स ने या मेंबर पार्लिमान ने जो जाहिर किए, सारों ने नहीं, कसरत ने, चंद लोगों ने शायद ऐसा ना किया और जो नहीं किया, लेकिन वो इतने गरीब हैं बेचारे कि यकीन कीजिए अगर मैं मुफ्ती आजम पाकिस्तान होता तो मैं इनके लिए ज़कात का इंतज़ाम कर देता कि इतने फ़कीर लोग हैं ये और ये इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, इनको ज़कात के पैसे मिलने चाहिए। आज हमारे साथ 3 मेहमान इंतहाई मोहतरम, अहमद वलीद साहब जो कि ब्यूरो चीफ हैं और कंट्रोलर समा के। हज़रत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ मज़हर अब्बास होंगे, पहली दफ़ा हमारे साथ मज़हर अब्बास इस प्रोग्राम में आए हैं, इंतहाई ममनून हूँ। और हमारे साथ पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर परवेज इलाही साहब, चौधरी परवेज इलाही, वो भी होंगे। ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और आज हमारे साथ होंगे, इस बात पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप इजाज़त दें तो मैं मज़हर अब्बास साहब से बात करूंगा। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और आपकी राय को यकीन कीजिए कि मैं ज़ाती तौर पर और लोग अमूमी तौर पर इंतहाई कदर की निगाह से सुनते हैं। हजूर, ये जो असासे ज़्यादातर लोगों ने जो बड़ी बड़ी पार्टीज के जो शो किए, ये तो फकीर तरीन लोग हैं, इनके पास ना गाड़ियां हैं, ना सवारियां हैं, ना घर है, ना जमीन है। तो ये करोड़ों अरबों रुपया जो हमें दिखता है इनका, जो सफर करते हैं, जो ये पहनते हैं, जो ये स्पेंड करते हैं, हजूर ये तजाद है या हमारी गलत फहमी है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी, मेरे लिए ऑनर है। दूसरी बात ये कि देखिए, एक शेर है, हम उसूलों को भी बाजार में ले आए हैं और पता पूछते फिरते हैं खरीदारों का। ये जो वाह 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 मज़हर, क्या बात है, वाह 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 वाह। देखिए, ये जो हमारी यहाँ सियासत हो रही है पिछले 30, 35, 40 साल से, ये उसूली सियासत नहीं है, ये वसूली सियासत है। जो उसूली कमाल है, जो उसूली सियासत थी वो ख़त्म हो गई। देखिए, अगर आप, मेरा इत्तेफाक जब मैं इस्लामाबाद में था और मेरा इत्तेफाक पार्लियामेंट में जाने होता था तो उधर की अगर आप 70 की असेंबली की कार्रवाई उठा के पढ़ें तो आपको क्वालिटी ऑफ MNAs, पार्लियामेंटेरियन और पिछले चंद सालों में जो पार्लियामेंट थी उसकी क्वालिटी ऑफ डिबेट आपको उसमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा। हुआ ये कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई
उसके बाद जनरल ज़िया-उल हक ने अपनी ग्रिप पावर पे अपनी ग्रिप बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ़ तजुर्बात किए। उन्होंने आइन में तरमीम भी अपनी पसंद की करवाई। उसके बाद जब उन्हें उससे भी वो मुतमईन नहीं हुए तो फिर उन्होंने गैर जमाती इंतखाबात का एक ऐसा शोशा छोड़ा और ऐसी बुनियाद रख दी कि जिसकी बुनियाद जो थी उसमें जो सियासी जमातें थीं वो कमज़ोर होती चली गईं और जो ज़ाती लोग थे वो अब चौधरीज़ हों या जागीरदार हों या सरमायादार हों या सरदार हों, वो मजबूत होते चले गए। और उसके बाद आप जो हम अब मिसालें देखें तो उसमें हमें नज़र आता है कि फिर सियासत जो है वो एक कारोबार बन गई। अगर आप देखें तो हम पहले तो ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स की हम मिसाल देते कि जी चलें एक जागीरदार है, उसकी औलादें हैं, लेकिन अब तो आप शहरी इलाकों में देखें कि मैं अगर MNA हूँ शहर से मुंतखब तो मैं चाहूँगा कि मेरा भाई भी सियासत में आए, मेरा बेटा भी सियासत में आए। और उसकी बुनियाद क्या थी? बुनियाद ये कि उसकी वजह से आपका कारोबार परवान चढ़ेगा, आपका कारोबार मजबूत होगा, आपके सियासी ताल्लुकात बनेंगे, उन सियासी ताल्लुकात से आप फ़ायदा उठाएंगे। तो वो वाज़े तौर पे एक डायरेक्शन हमें नज़र आनी शुरू हो गई कि डायरेक्शन अब ये है कि अपना माल मल्टीप्लाई करते जाओ। और जब मल्टीप्लाई करना आपने शुरू किया तो के लिए आप सियासत में मजहर मैं दोबारा आपके पास आता हूं। परवेज इलाही हमारे साथ हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह के मजहर अब्बास फरमा रहे हैं, हजरत ये फरमाइए कि इस वक्त रायविंड की जमीन की कीमत अगर मैं देखूं तो वो लाहौर में बिकने वाले समोसे से भी सस्ती है। समोसे की कीमत इस वक्त है 12 रुपए और मरले की जमीन कीमत है इस वक्त 8 रुपए। तो ये जो इतने गरीब लोग हैं, इन्होंने जो 700 कनालों पे अपने, मैं इसको मकबरे नहीं कहना चाहता, जिंदा लोगों के महल बनाए हुए हैं। बिलावल हाउस को देख लीजिए, लगता है वहां पे गुरबा का एक कुनबा है जो परवरिश पा रहा है। हजूर, ये झूठ, ये तजाद, हमने तो ये आपकी जुबानों से सुना हुआ है कि सियासत इबादत है। अगर ये इबादत है तो ये रियाकारी है। बट बड़े ये आपकी बात सही है कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सियासत के अंदर कुछ ऐसे लोग आ गए कि जिन्होंने इसको अपना कारोबार बनाया और फिर इसको किसी की परवाह किए बगैर वो कारोबार ही करते रहे और कारोबार को वो आगे बढ़ाते रहे। और जब हम देखते हैं कि इनके जो अदवार रहे हैं शरीफ ख़ानदान के, कुछ अर्सा हम भी साथ रहे हैं, लेकिन उन 15 सालों में मैंने कोई ऐसा काम इनका नहीं देखा जो आज भी जारी हो और आज भी जो आम आदमी के काम आ रहा हो। कोई ऐसा काम ये कर नहीं पाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जो 5 साल के बड़ा हिस्सा रहे, आपने इनके साथ बड़ा वक्त गुजारा है। ये आपको लगता है कि ये हमेशा से ऐसे ही थे जैसे अब हमें नजर आ रहे हैं, या पहले बेहतर थे और फिर वक्त के साथ ऐसे तब्दील हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शुरू से ही, अव्वल तो ये है कि मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि बहरहाल हमारी जो सियासत है हमारे ख़ानदान की वो 50s से है और उसमें उतार चढ़ाव बहुत सारे, हम गो के छोटे थे देखते रहे हैं और उसमें बड़ी स्ट्रगल भी रही है। ख़ास तौर पे 70s में तो बहुत बड़ी स्ट्रगल रही है चौधरी ज़हूरुल्लाह साहब की। उस 5 साल तकरीबन जेल में ही और हम मुकदमों में गुज़रे थे ये 7-8 साल। तो हमने ये देखा है कि ये बात सही है कि ज़िया-उल हक साहब की जो टेन्योर था, जिसमें फिर उन्होंने कहा जी कि इनको उम्र लग जाए, तो वो सारा एक गैर जमाती माहौल ही चला था उस वक्त। लेकिन ये नहीं है कि वो सारे ही ज़िया-उल हक की जो कहना शुरू करते हैं जी वो पैदावार, जी वो पैदावार, ऐसी बात नहीं। उसमें बहुत पुराने लोग भी थे जो अयूब खान साहब के ज़माने में भी रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हाथ इनके चढ़ गई सियासत और उसमें फिर ये कारोबार भी खूब चमका और फिर उसमें उतार चढ़ाव भी आए और मुश्किल वक्त में हम इनके साथ भी रहे। लेकिन हमने देखा है कि इंसान साथ साथ अपनी इस्लाह करता है। वो इस्लाह का पहलू हमें कभी नज़र नहीं आया इनमें, शरीफ ख़ानदान में, और ना ही कोई वो काम कर पाया ऐसा कि जिससे आज कहें कि भाई ये इनका काम है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह
1122 मैंने बनाई है कि जिन जहाजों में हमारे 10 साल बाद उड़ते हैं और जिन गाड़ियों में वो फिरते हैं और जिन गाड़ियों के ऊपर गुलाब की पत्तियां निछावर की जाती हैं, ये पैसा इनके पास आता कहां से है? ये कारोबार या क्या है, चीज क्या है, कहां से जनरेट हो रहा है ये पैसा? देखिए जी, ये दौरे हुक्मरानी के ही हैं सारी लहरे पैरे, और इसीलिए तो अब इल्ज़ाम लगाना होता है ना इन्होंने। ये पनामा तो ना फौज लेके आई है और ना कोई अदलिया लेके आई है, ये तो अल्लाह की तरफ से आया पनामा बाहर से, और जहाँ जहाँ से गुजरा है वहाँ का अगर प्राइम मिनिस्टर था तो उसने इस्तीफ़ा दे दिया, कोई वजीर था तो इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन यहाँ आज देख लें ना, यहाँ तो कोई असर ही नहीं हो रहा किसी चीज़ का। बिल्कुल ठीक है, कोई एक इखलाकी और होता है कोई ना कोई बंदे के अंदर, भाई आप ही में बात कर दो। वो पार्टी का सिस्टम अलग कर दिया। मुझे किसी ने ये तो नहीं कहा कि मैं करप्ट हो जाऊं, मैं पार्टी में हूं या गैर पार्टी में हूं, इससे मेरी करप्शन का क्या ताल्लुक है? मेरी किरदार का जो इतना जवाल आ गया कि अब यकीन कीजिए कोई, अगर मैं माफी के साथ ही बात कर रहा हूं, इस वक्त कोई सियासतदान कुरान पे हाथ रख के कसम खाए ना तो यकीन नहीं आ सकता। हाँ का मतलब हाँ नहीं, ना का मतलब ना नहीं। बस ये जैसे मदर साहब ने कहा ना कि 80s में ये दौर शुरू हुआ, आप देखें उस वक्त जो असूल की सियासत थी उसमें बिल्कुल बेगर्ज थे, बेलौस थे जो वर्कर थे। उसके बाद वर्कर करप्ट होना शुरू हो गया। इसका मतलब सियासतदान ने पहले उसको करप्ट किया, फिर अपने पैसे का बंदोबस्त किया, और फिर मिलें बनाई, और फिर वो कारोबार किए, और निचले लेवल पे जो एक वर्कर था उसको भी करप्ट कर दिया गया। अब वो करप्ट ऐसा हो गया है कि वो पैसे के बगैर इनका काम नहीं करता। करप्ट होना मेरी चॉइस है, मैं होना चाहूंगा तो होऊंगा ना। ये सूरत, ये जो इनके पास जो असासे हैं, जो ये शो करते हैं कि हमारे पास असासे हैं, और जो ये क्लेम मिसाल के तौर पे ये कह रहे हैं कि जनाब मेरा 2 कनाल का जो घर है डिफेंस के अंदर वो 3 लाख रुपए का है, मतलब इसको वो चाहते हैं कि हम मान लें। बस ये देखें ना, ये मान तो सकते नहीं है, सारी आवाम को पता है। उनको शर्म नहीं आती कि एक तोला सोना जो है वो कहते हैं 1 रुपए का है, तो वो चाहते हैं ना कि अवाम ये मान ले, जुडिशरी ये मान ले और हमें फिर वोट भी दे। देखिए उसमें ये कि प्रॉपर्टी अगर सपोज 50 साल पुरानी कोई सोना उनके पास पड़ा है, उसकी कीमत वो शो कर रहे हैं, या प्रॉपर्टी इतनी पुरानी, जैसे ख्वाजा साद रफीक ने बताया कि शालम में उनका मकान है 2 रुपए का, मतलब फ्री में ही है, ठीक है। वो पुरानी प्राइस जो कभी होगी या उन्होंने मेंशन की, और वो भी उन्होंने शो किया कि उनका हिस्सा है उसमें। लेकिन मेन चीज है कि आप इनके जो असासे हैं, उनको ये नहीं पता कि आज की कीमत लगानी है उन्होंने। नहीं, वो मतलब वो तो इदारों का काम है, देनी है ना। FBI का काम है कि वो उनसे पूछे जाके आप आज की मालियत बताएं कि भाई आज उसकी मालियत क्या है। यानी वो इसका क्वेश्चन होना चाहिए, एक रीजनेबल झूठ बोल रहा है सियासतदान के मुझे पूछेंगे तो सच बताऊंगा। इदारे जो है, देखें पाकिस्तान में ये लोग टैक्स कैसे चोरी कर रहे हैं, क्योंकि इदारे पूछने वाला कोई नहीं है। सब इदारे अगर वाला हो, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मैं फिर भी ईमानदारी से क्यों नहीं बात कर सकता? मैं तो रियासत के मेंबर में बैठा हूं। आप तो जन्नत की बात कर रहे हैं ना कि ईमानदारी हो, सियासतदान हो, ईमानदारी हो। कनाडा के एक आदमी को, प्राइम मिनिस्टर को ऐनक तोहफे में दी, उसने नहीं डिक्लेयर की कि ऐनक एक जाती सी चीज थी, उसके ऊपर कोर्ट ने उसको $100 जुर्माना किया, उसने तो कबूल कर लिया। जी बिल्कुल ऐसा है। और तो ये जन्नत फिर कनाडा में है, पाकिस्तान में तो सियासतदान का मतलब, आप लाहौर से उठा के पूरे पंजाब के जो सियासतदान देखें, उनके ऊपर मुकदमात किस किस्म के हैं, किस किस्म के जुराइम में मुलव्वस हैं, दुश्मनी है उनकी, सारी चीज़ों को कवर अप देने के लिए वो सियासत में आए हुए हैं। ठीक है, आप देख लें खानदान जो है सियासत में है, तो उनके पीछे उनके ये असासे हैं, ये इस तरह की जो पैसा उन्होंने कमाया उसको प्रोटेक्शन देना है। ज़्यादातर सियासतदान तो यही कर रहे हैं। असूल की सियासत जो है वो आप देखें कि बिल्कुल नापेद हो गई। मैं मजहर भाई ब्रेक पे जाना, लेकिन एक सवाल आपके ऊपर मैं करूंगा अभी, मुझे इसका जरा मुख्तसर सा जवाब अगर आप दे सकें। मुझे ये फरमाइए कि 15 साल पहले वो लोग हमारी आंखों के सामने थे जिनके पास एक वेस्पा स्कूटर नहीं हुआ करता था, जो कि अब हेलीकॉप्टर से कम सफर नहीं करते। ये इतनी बड़ी तब्दीली आई है, तो ये जुडिशरी नहीं देख रही, फौज नहीं देख रही, FBI नहीं देख रही, या अवाम नहीं देख रही। हम उनके कहने पर उनकी मालियत मकान की 3 लाख रुपए कनाल मान लेते हैं। हजूर बाकी चले मैं बेवकूफ बन जाता हूं, क्या बाकी सारा पाकिस्तान, बाकी सारे अदारे भी इनको नहीं देख रहे? देखिए, जानते सब हैं मगर सब चुप हैं। ये जो अभी आपने देखा पिछले चंद दिनों में कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है, शाह महमूद कुरैशी भी मोटरसाइकिल पे नज़र आ रहे हैं, कमर ज़मान कायरा भी मोटरसाइकिल पे नज़र आ रहे हैं, शेख रशीद भी मोटरसाइकिल पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब ये सिगार पीते हैं तो फॉरेन कंट्री का सिगार पीते हैं। जब ये किसी होटल में ठहरते हैं तो वो 5 स्टार होटल होता है।
तो ये इसको सिर्फ आप मुनाफकत कह सकते हैं। दूसरे, हमारे इलेक्शन रूल्स में बहुत सी खामियां हैं। अब इलेक्शन रूल में अगर मार्केट वैल्यू जो है वो डिटरमिन्ड हो कि जी आज की वैल्यू आपने डिक्लेयर करनी है, तो जो डिक्लेरेशन है उसे भी क्लियर होने की ज़रूरत है कि आपने जिस वक्त ज़मीन ख़रीदी थी वो प्राइस आपने डिक्लेयर करनी है या आज की प्राइस डिक्लेयर करनी है। बाकी जो तरीक़ेकार है, हमारी अनफॉर्चुनेटली जो एहतसाब का अमल रहा है वो सियासत ज़दा रहा है। यानी मैं आपको बता दूं कि 77 में जब इलेक्शन मुलतवी हुए तो पहला नारा लगाया गया जी पहले एहतसाब फिर इंतखाब, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि एहतसाब सिर्फ उसका हुआ कि जिसे इंतखाब से आउट करना था, और जिसने उनके साथ हाथ में ला लिया उसका एहतसाब ख़त्म हो गया। और ये पैटर्न रहा हमारे यहाँ, इसी तरीके का पैटर्न रहा। आपने अपनी इंस्टीट्यूशन, आज जो एंटी करप्शन, कुछ 2 साल पहले गालबन सिंध के अंदर जो एंटी करप्शन चीफ था वो करप्शन में गिरफ्तार हुआ। तो हमारे यहाँ जो इदारे हैं वो जो एहतसाब करने वाले इदारे हैं उस पर भी क्वेश्चन मार्क है। जो एहतसाब वाले हैं वो भी एहतसाब के विक्टिम बनने चाहिए। मैं वापस आता हूं, लेकिन आपसे बात करता हूं, लेकिन वापस जब ब्रेक से आऊंगा तो आपसे अर्ज करूंगा कि कितने अमीर लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान के कितने अरबों नहीं खरबों रुपए खा लिए उधार लेके बैंक से, कि अब हम इसको वापस नहीं कर सकते। 95% लोग हमारा बैंक जो स्टेट बैंक है कहता है कि वो लोग जो 1 करोड़ से ज्यादा पैसे लेते हैं 95% वापस नहीं करते, और वो गरीब आदमी जो 1 लाख रुपए बेटी की शादी के लिए लेता है वो वापस करता है। अमीर बेईमान क्यों है और गरीब ईमानदार क्यों है? वापस आते हैं, बात करते हैं। मुझे नहीं पता कि आप कभी बैंक गए हैं लोन लेने के लिए कि नहीं गए। यकीन कीजिए, आपने कानूनी तौर पे एक गाड़ी, एक मोटरसाइकिल के भी लोन लेना हो ना तो आपको कोई चीज़ प्लेज करानी पड़ती है, कुछ चीज़ रखवानी पड़ती है। ऐसा ही है वली, और आपका जो आपने असासा रखाया है उसका अगर 100 रुपया है वो आपने जो रखवाया है तो वो उसको आपके 75 रुपए देंगे। ऐसा ही उसूल है ना। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 1971 से लेके तकरीबन 2009 तक 84 अरब, 1 अरब में है 100 करोड़ रुपए, 84 अरब रुपए 222 खानदानों ने हड़प कर लिए, माफ कर लिए। हजूर ये इतना ही आसान है तो मैं और आप क्यों नहीं कर सकते? बस ये देखें कि सियासतदान जब पावर में आते हैं तो इस तरह के जो बड़े ग्रुप्स या अपने ही रिश्तेदार जो कि बड़े बड़े कारोबार कर रहे होते हैं उनको पहले लोन्स लेके देते हैं आसान शराइत पे। वो शराइत नहीं जो आपके मेरे लिए हैं, उनके लिए अलग शराइत हैं। फिर उसके बाद वो अपने आप को डिफॉल्ट शो करते हैं, पैसे खत्म हो गए, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। बैंक के पास भी आंखें नहीं है, जैसे तरह वो एमनेस्टी स्कीम्स आती हैं, फिर इस तरह आजकल आई हुई है। बिल्कुल लोन्स उन्होंने लिए वो उनको राइट ऑफ कर देते हैं, उनके माफ कर देते हैं। और आप देखें फिर एनआरओ होता है। कई लोग ऐसे थे जिनके वो बहुत सारा पैसा उन्होंने खाया हुआ था तो उन्होंने एनआरओ करके मुशर्रफ दौर में तो उनको माफ कर दिया, ठीक हो गया। ठीक है, ये अदवार मुख्तलिफ चलते रहे हैं जिसमें ये पैसा जो है वो उनको वापस यानी कि माफ कर दिया ना। कोई उनके एसेट्स जो हैं वो कहता है कि ये 84 अरब रुपया जो है ये 222 फैमिलीज ने खाया है, हड़प किया है। जब कानून साजी सियासतदान ने कर ली तो सुप्रीम कोर्ट कैसे वापस ले लेगा पैसे? बिल्कुल, ये तो बड़ा मुश्किल काम होगा। ऑब्वियसली अगर चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि हम उनसे पैसा वापस लेंगे तो ये बहुत बड़ा काम होगा। उसके लिए फिर स्टेट बैंक जो है उसको जवाब देना पड़ेगा कि अंडर माफ लॉ जो हमने माफ किया उनको और किस तरह से हम उनसे फिर अब दोबारा से वापस ले सकते हैं। उसकी लेजिस्लेशन करने पर भी कवानीन जो है वो चेंज करना पड़ेंगे। एक हरक्यूलियन टास्क है, ये बहुत बड़ा टास्क है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। अगर वो पैसा वापस आ जाए तो बड़ी अच्छी बात। परवेज भाई, अगर ये बताइए कि ये हमेश खान का लाया था, ये जो बैंक था मेहरान बैंक जो था, ये क्या स्कैंडल था इसका? ये अरबों खरबों रुपए हजम करने के लिए क्या बैंक भी बन जाते हैं और बैंक फैसिलिटेट करते हैं? एक एक आदमी जिसने एक खरबों रुपए खाए हैं उसके आगे 4 शुगर मिले हैं, वो नजर नहीं आती किसी को। अच्छा, बात यह है कि जो कर्जे माफ करने वाला जो मसला था ये सबसे पहले ये इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी उठाया, फिर अभी जो हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब ने इसको आगे बढ़ाया
और इसके अंदर काफ़ी काम हो चुका है। और उसमें एक जो सिटिंग जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सरबराही में कमीशन बना था, ये कोई 5 साल पहले, 4 साल पहले। तो उसके अंदर ये सारा इसको उन्होंने देखा, तो वो लिस्ट बनी थी 85 के बाद एक उन्होंने डेट रखी थी कि जिन्होंने कर्जे माफ़ कराए हैं। तो वो अभी साकिब निसार साहब ने उठाया मसला कि भाई अगर वो उसमें कमीशन ने एक एक केस को डिस्कस किया था सारे स्टेक होल्डर्स को बुला के, तो उसमें फिर उन्होंने निकाले थे कितना किसने देना है, कितना किसने माफ़ कराया है। तो वो लिस्ट जो है वही है ये जो साकिब निसार साहब ने ली है, और उसी पे उन्होंने काम शुरू किया है। और उन्होंने केसेस दे दिए हैं, वो जो एक ट्रिब्यूनल है बैंकिंग कोर्ट का, उसको दिए हैं कि आप इनसे डील करके और ये कहें इनके ये सारे कर्जे जो हैं ये वापस करें जिन्होंने कर्जे माफ कराए। आपकी 2002 चाहे वो सियासतदान हो चाहे आम लोग हो। 2002 और उसके बाद जो आपकी हुकूमत के वक्त के दरमियान कर्जे माफ हुए, उनकी इतला आपको थी क्या? अगर आज सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा तो आप जाएंगे? नहीं, उस वक्त माफ नहीं हुए कर्जे, ये माफ हुए हैं, कुछ पुराने हुए हैं, कुछ ये जो एमनेस्टी स्कीमें आई थी उसमें हुए हैं। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ ज़रूर हो गई थी हमारे दौर में कि जो सियासतदान हैं जिन्होंने कर्जे माफ़ कराए हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये हर वक्त एक डिक्लेरेशन देना पड़ता था कि हमने कर्जा माफ़ नहीं कराया। और वो उस वक्त से ये काफ़ी अरसे से ये बात चल रही है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जो हमने 97 में भी इलेक्शन लड़ा था उसमें भी ये बात। बताइए, मेरे पास एक कार्ड है बैंक का जिसे कि क्रेडिट कहते हैं, मैंने उसको पिछले 2 महीने में एक दफा नहीं इस्तेमाल किया और मुझे तकरीबन 12,000 रुपया वो बैंक जो है वो फोन करके कहता है कि आप हमारा दें, आप पे ये पता नहीं कौन से सर चार्जेस हैं जो मेरी समझ में नहीं आते। मैं नहीं दे रहा तो वो घर में आदमी आ जाता है, जबकि मैंने इस्तेमाल भी नहीं किया। आम शहरी पाकिस्तान का अगर कार्ड रख ले जो उन्होंने मुझे जबरदस्ती भेजा, इसके बावजूद मैं उनको 10,000 12,000 नहीं दे रहा, तो मेरी मोहल्ले में जो है वो इज्जत खराब हो रही है। हुजूर, यहां पे 84 अरब रुपया खा गए, पूछने वाला कोई नहीं है। एक ताकतवर सियासतदान में और एक आम शहरी में इतना बड़ा फर्क, ये कैसे मुमकिन है? बिलाल साहब, इसको सिर्फ सियासतदान तक आप ना रखें। एक आगे फिर मैं वो शेर पढ़ूंगा कि मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार और इंतहाई सादगी में खा गया मजदूर मात। ये जो है ये सिर्फ सियासतदानों तक चीज़ें नहीं हैं। ये नौकरशाही ले लें, आप हर तरह के इदारे ले लें, ये आपको हर जगह पड़ेगी। अभी आप कराची में पानी का रोना रो रहे हैं। 2006 में, और परवेज़ इलाही साहब को शायद पता हो, 2006 में कराची में 2 दरिया के पास जो पानी के प्लांट 2 लगाए गए थे, उनको 2006 में कंप्लीट होना था और चलना था। उसमें तकरीबन $100 मिलियन की करप्शन है। वो चला ही नहीं प्लांट। किसी ने $100 मिलियन का वो प्लांट लगना था और चलना था। वो वहां वो खड़ा हुआ है और आज तक नहीं चला उसको। तो आपके यहाँ जो ये जो करप्शन, अभी आप जब इफ्तिखार चौधरी साहब थे, एक बड़ा स्कैंडल सामने आया था। कराची से अफगानिस्तान तक कोई 19,000 कंटेनर्स गायब हो गए थे। उसकी पूरी इंक्वायरी हुई थी, उसमें तकरीबन 50 अरब रुपए का घपला था और 50 अरब रुपए की वो पूरी नाम हुए थे, उसमें नाम बताए गए थे। डॉक्टर शोएब सडल उसके सरबराह थे। उन्होंने पूरी रिपोर्ट बना के भेजी, उन्होंने कायदा उसमें नाम दिए कि कौन लोग इसमें पॉसिबल मुलव्विस हो सकते हैं। जिन लोगों के कुछ लोगों को पकड़ा गया वो भी कोर्ट से बरी हो गए हैं गालबन। तो यहाँ करप्शन इतनी डीप रूटेड है। और कर्जे आप बात करें, हाँ, अगर आप कोई किसी के साथ आप कन्वेंस कर लें, आप इंस्टीट्यूशंस के साथ या इदारों के साथ या ब्यूरोक्रेसी के साथ आप चले जाएं, आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाएं। और ये सिर्फ, मैं वही कह रहा हूँ कि ये सिर्फ सियासतदानों के, आप पूरे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में चले जाएं, आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल चले जाएं, मैं यहाँ की पंजाब की मिसालें खुद परवेज़ इलाही साहब दे सकते हैं।
इतनी ऊपर से लेके नीचे तक इतनी डीप रूटेड करप्शन है। मुझे एक बात बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निसार साहब ने कहा कि हम 75% जो है वो वापस लेकर और पाकिस्तान के कर्जे उतारेंगे। जब वो कानूनी तौर पे हर तरह से हर अदारे ने, हमारे बैंकों ने उनको माफ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, अब कैसे उनको 75% कैसे वापस लेंगे? क्या तरीकाकार इख्तियार करेंगे? वो तो मुझे नहीं लगता कि वापस आएंगे, लेकिन कम से कम इतना तो हो कि हमें यह पता होना चाहिए किसकी प्रॉपर्टीज़ दुबई में हैं। ये इंक्वायरी शुरू हुई, आज तक इसका नहीं पता चला। कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं, एक लंबी आपको फहरिस्त नज़र आएगी। ये हमें पता होना चाहिए और फिर उसमें सही मानों में अब अगर FBR में कोई मेजर रिफॉर्म्स हो जाएं, वो हो जाएं, तो उसके नतीजे में कोई चीज़ें सामने आ जाएंगी। वरना ये सारा मामला एक ज़ाहिर चीफ जस्टिस साहब ने अपनी पूरी सिंसेरिटी के साथ चीज़ें उठाई हैं, लेकिन आप देख लेना कि आज इफ्तिखार चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जी आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ मुझे कोई सबूत नहीं मिले तो मैं कैसे उनके ख़िलाफ़ जो है अदालत जाऊं। जब आप आपकी पॉलिटिक्स, आपके इंस्टीट्यूशंस यहाँ आके खड़े हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता ये 83 अरब हों या 183 अरब हों। ये आपके यहाँ एक स्टोरी जरूर रहेगी, एक हेडलाइन भाई आपकी तरफ तवज्जो दिलवाना चाहता हूं। मुझे ये बताइए कि ये लिस्टें जो हैं कि किन लोगों ने हड़प की है। एक और चीज है, मैं इनकी बात में इनकी बात में थोड़ा सा अवाम तक क्यों नहीं पहुंचती, ताकि मुझे अगले रमजान में इस बात का इल्म हो कि मैंने ज़कात किसको देनी है और किसको नहीं देनी। नहीं, जो मैं ज़रा ये बात करने जा रहा था ना जी, उसमें थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कर्ज़े माफ़ी वाला और ये बाहर जो प्रॉपर्टी वाला, ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो सारी तवज्जो जो है टीवी के ऊपर, वो सियासतदानों को मैं बरी ज़ुबानी करार देता, वो हार्डली 10% बनते, बाकी 90% तो आम दूसरे लोग हैं, दूसरे कारोबारी लोग हैं, आम लोग हैं जिन्होंने पैसा कमा के बाहर रखा हुआ है। उस तरफ तवज्जो कम है और 10% के ऊपर ज़्यादा है। इस पर भी होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो ज़ाहिर उसकी पकड़ पहले होनी चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में जो 90% है वो फिर जो छुप जाता है, तो ये भी बड़ी ज़्यादती है कि असल जो काम है वो काम करने वाला है कि वो उसके ऊपर बैठ के सोचने वाली बात है कि वो कैसे वापस आ सकता है, लेकिन वो वापस गरीब मुल्क कैसे कह सकते हैं फिर? देखें जी, मेरी बात सुने, चाइना का एक मॉडल है, वो पैसा वापस, चाइना ने भी बहुत सारे चाइनीज़ जो मुल्क छोड़ के चले गए थे रेवोल्यूशन के बाद, वो बिलियनर्स थे, तो चाइना ने एक 3 शहर उनके लिए बात की, जिस तरह हांगकांग था ना, उन्होंने कहा कि हम 3 हांगकांग और बनाते हैं और वहाँ ये लोग आए अपना पैसे लेके, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी हुई हैं जो अभी तक चल रही हैं, तो वहाँ फिर ये पैसा आना शुरू हुआ, फिर चाइना के हालात बदलने शुरू हुए। देखिए, आपको अगर ये पैसा लाना है ना, आप कानूनी तौर पे नहीं बाहर से ला सकते, क्योंकि उनके बैंक है, वहाँ के कवानीन है, इंग्लैंड से नहीं ला सकते, अमेरिका से, यूरोप से नहीं ला सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा। इनका नहीं पता चल रहा, जिनका सारा कुछ खुद माना है जिन्होंने, वो पूरा नहीं अभी उनको पता चल रहा, जो खुद मानते थे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं, तो वहाँ आप वहाँ से ला सकते हैं। आप बनाएं और अपना अपना काम करें। मैं वक्फा लूंगा, वापस आऊंगा, लेकिन एक छोटी सी बात अर्ज करके चला जाऊं। एक इस दुनिया के मुल्क में गया जहां पे मैं एक शख्स से मिला, वलीद भाई, उस शख्स वो अरबोपति बड़ा डॉन है। मैंने हजरत से पूछा, हजरत आप क्या काम करते हैं? उसने कहा, मैं आपके मुल्क के सियासतदानों के ब्लैक मनी को वाइट करता हूं, ये है मेरा कारोबार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन, कुछ भी ना हो तो रिश्ते और ताल्लुक़ के अंदर आपका एक अगर अंसर हो सिर्फ, तो यकीन कीजिए कि भूख पेट भी इंसान गुजारा कर सकता है, और वो है आपकी लॉयल्टी। अगर लॉयल्टी ना हो तो उसके बाद लोग कैसे जिंदा रहते हैं, क्या करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इस मुल्क की ये खासियत है कि यहाँ पे हर अदारा शायद कोई हो जिसमें ना हो, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस,
लोग हैं दोहरी शहरियत की। अमेरिका का भी कानून भी उसने उठाया, मलका एलिज़ाबेथ जो है उसकी वफादारी का भी हल्फ उठाया। ऐसे ही है ना, मलका का हल्फ उठाया कि मैं आपके साथ वफादार रहूंगा ताकि मुझे बरतानवी शहरियत मिल जाती है। अमेरिका में जाते हैं आप, उनकी हल्फ की जब उठाते हैं तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की आप कसम खाते हैं कि मैं इसके साथ लॉयल रहूंगा, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान में आते हैं, कहते हैं पाकिस्तान का दर्द हमें बहुत ज्यादा है, हम पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ेंगे और कानून साज असेंबली में जाएंगे। हजूर, इसमें तकरीबन जो अमेरिकन हैं वो 26 लोग हैं जो कि यहां पर रहे हैं पार्लियामेंट में, 24 कैनेडियंस हैं और ब्रिटिशर्स जो हैं जिनके पास नेशनलिटी जो कि इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं वो 60 के करीब है। हजूर, इनके दिल में पाकिस्तान का दर्द क्यों है? एक्चुअली इनकी दोहरी शरीयत है, पाकिस्तानी भी हैं और पाकिस्तानी पासपोर्ट कसम तो उनकी खाई है ना, दोनों तरफ कसम खाई। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे कसम नहीं खाई। पाकिस्तान में इनको कोई कवानीन वाज़े करना पड़ेंगे, इनको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा कि किस तरह से दोहरी शरीयत वाला बंदा जो है वो इलेक्शन लड़के पार्लियामेंटेरियन बनता है। ये किसने करना? ऑब्वियसली कवानीन बनेंगे ना, पार्लियामेंट बनाएगी, तो वो खुद ये तो पार्लियामेंट में यही जाना चाह रहे हैं ना। या तो फिर सुप्रीम कोर्ट डिफाइन कर दे, उसकी तशरीह कर दे कि कवानीन जो है किस तरह से बनेंगे। लेकिन अभी तक जो ब्यूरोक्रेट्स सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है तो पार्लियामेंट छनछने बजाने के लिए इस मुल्क में आप इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? ये एक मुश्किल काम है जिसको टेकअप किया है। अब ब्यूरोक्रेट्स हैं, दूसरे मुख्तलिफ इदारे हैं जिनके लोग वहाँ पे ड्यूल नेशनलिटी, उनकी वहाँ की नेशनलिटी यहाँ की भी है, ब्यूरोक्रेसी में है, मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स हैं उनकी, फिर पार्लियामेंट में जाएंगे, वहाँ पे ऑब्वियसली की डिसीजंस करने। लेकिन इसका तय करना पड़ेगा, या तो फिर ये कहें कि हमने बाहर से कोई बंदा पाकिस्तान लाना ही नहीं, किसी इदारे पे लगाने ही नहीं। हमारे यहाँ इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर्स भी तो आए। आप देखें कि मुशर्रफ दौर में अताउर रहमान साहब ने बाहर से PhD लोग यहाँ पे लाए, बड़े बड़े इदारों पे उन्होंने हेड्स लगाए, नेशनलिटी उनकी वहीं की थी, तो यहाँ पे आके उनको हेड्स लगाया क्योंकि पाकिस्तान में उस तरह का ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। तो ये मुश्किल काम है। यानी आपको इसको जरा डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर पार्लियामेंटेरियन जो है मिनिस्टर बन रहा है, क्या उसकी ड्यूल नेशनलिटी नहीं होना चाहिए? मोइन कुरैशी को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? शौकत कैसे जस्टिफाई करेंगे? जिनके बापों की, माओं की, दादों की, परदादों की किसी की यहाँ पे कब्र नहीं है, वो यहाँ पे हाकमियत कर सकते हैं। चौधरी साहब, आपको तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ, मुझे ये फरमाइए कि आपकी पार्टी का स्टैंड क्या होगा? एक कि ये ड्यूल नेशनलिटी जिसमें मैंने मलका की कसम खाई है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा वफादार और मैं बरतानवी शहरियत रखता हूँ, फिर मैंने अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई है कि मैं आपके साथ रहूंगा, मैंने अल्लाह की कसम नहीं खाई, मैंने अल्लाह की कसम नहीं खाई और मैं वफादारी करना चाहता हूं पाकिस्तान के साथ। मुझे खुदा के वास्ते कुछ समझाएं कि जहां पे लॉयल्टी नहीं है वहां पे कानून साजी कैसे हो सकती है? जी नहीं, कानून साजी हुई है और वो सारी जमातों ने इस कानून को एंडोर्स किया है। ये कानून है कि डुअल नेशनलिटी वाला जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता, जिसमें कि पार्लियामेंटेरियन या मिनिस्टर या जो बड़ा उहदा एम्बेसडर भी नहीं लग सकता। तो ये बड़े ओहदे जो हैं ये ऑलरेडी किया हुआ है और इसके ऊपर रूलिंग भी आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की। कनाडा से लेके जिनको कि मैं जाती तौर पे जानता हूं जो कि वहां एम्बेसडर इस वक्त भी हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि ये पार्लियामेंट के अंदर भी हैं। मैं खुद जानता हूं, वो पहले हमारे दौर में वो वजीर रहे हैं। तो ये लोग क्यों हैं? नहीं, उस वक्त नहीं हुई ना जी, ये कानून साजी हुई है, ये पिछले जो ये 2013 वाली असम्बली में हुई है। ये जब इशू आया था ना, ये उसमें हुई है, अब हुई है। हजूर, आपकी ये जो असेंबली खत्म हुई है इसके अंदर कानून साजी हो गई है। सबकी यही है कि जो पब्लिक ऑफिस है जिसमें के पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, चाहे वो MPA है, MNA है, सेनेटर है और या मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है या कुछ कोई भी ओहदा है, वो डुअल नेशनलिटी का नहीं हो सकता। और इसी तरह जो एम्बेसडरशिप की जो हमारी जो है वो भी उसमें शामिल है। जैसे चौधरी साहब बता रहे हैं कि वो नहीं हो सकता, कानून साजी हो गई। हुजूर, मैं आपको दो मिसालें देता हूं। मिसाल के तौर पे CAA के जो PIA के जो चेयर किया, उन साहब के पास 2 नेशनलिटीज है, मैं उनको जाती तौर पे जानता हूं। उनके भाई जो है उनके पास 2 नेशनलिटीज हैं, वो पाकिस्तान की एम्बेसडरशिप जो है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। CM सिंध जो है उनकी ड्यूल नेशनलिटी अकामे बेइंतहा लोगों के पास है। अगर कानून सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको शो कॉज नोटिस दिया हुआ है, उनको तालीम से ताल्लुक है उनका। अगर वो भी यही काम सब कर रहे हैं तो हुजूर, कानून साजी करने वाले, कवानीन बनाने वाले बहुत से और ऐसे लोग हैं जिनको कि एग्जाम्पल के तौर पे रखा जा सकता है। अगर यही कस्में वफादारी की कहीं और खा रहे हैं और हाकिम मेरे और आपके हैं, तो फिर मुझे और आपको क्या करना है?
पहली चीज़ तो ये कि फैक्चुअली थोड़ा सा हम करेक्ट कर लें, फैक्चुअली करेक्ट कर लें। 2012 में ये हो गया था कि 2012 के बाद, और जब ये मुराद अली शाह साहब का नाम आया था तो मैंने पर्सनली उनसे बात की थी और उन्होंने ये कहा था कि मैंने 2012 में ये सरेंडर कर दी थी अपनी कैनेडियन नेशनलिटी, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में वो सर्टिफिकेट जमा भी करा दिया था उन्होंने। लेकिन हमारे यहाँ है, लेकिन इससे हट के जो नहीं है ड्यूल नेशनल, सरवर साहब जो हैं उन्होंने भी सरेंडर किया है, जो कि गवर्नर रहे पंजाब के। मैं ये बताऊं बिलाल साहब, जो ड्यूल नेशनल नहीं की सरवर साहब की नहीं हुई, अभी चल रहा है वहाँ, जो ड्यूल नेशनल अभी चल रहा है, नहीं हुई। हाँ, लेकिन बिलाल साहब जो ड्यूल नेशनल नहीं है और जो वफादारी हल्फ वफादारी लेते हैं, क्या वो सिंसियर हैं? जो हमारी इतनी हुकूमतें गुजरी हैं, अच्छी बात की, वाह वाह वाह, तो हम तो खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन से सिंसियर नहीं हैं। हमने कभी भी अपने आप को एक नेशन बनाने की कोशिश ही नहीं की। हमारी यहाँ बदकिस्मती से हुसैन शहीद सोहरवर्दी के बाद कोई ऐसा लीडर भी नहीं आया, कायद आज़म की वफ़ात के बाद, लियाकत अली ख़ान की शहादत के बाद। ग़ालिबन हुसैन शहीद सोहरवर्दी ऐसे थे कि जो ग्रास रूट लेवल के आदमी थे, लेकिन उसके बाद बदकिस्मती से हमें वो लीडरशिप क्राइसिस हमेशा से रहा है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। एक वज़ीर आज़म था ओलफ पाल्मे, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एयरपोर्ट लेने गया तो उसे थोड़ी सी देर हो गई। जब वो पहुंचा तो वो अपना कोट सीधा कर रहा था, तो भुट्टो साहब ने उससे पूछा कि क्यों, किस चीज़ की देर हो गई? तो उसने कहा मुझे गाड़ी पार्किंग में लगाने में देर हो गई। यहाँ वो आपके यहाँ, हमारे यहाँ वो मिसालें बनती नहीं है। हमारे यहाँ लीडर मिसालें कायम नहीं कर सकते। हमारे यहाँ लीडर बदकिस्मती से मिसाल नहीं बन पाते। हमारे यहाँ रहे हैं, एक आध मिसाल रही है मिराज खालिद, लेकिन वो अबूरी वज़ीर आज़म रहे। मिराज खालिद साहब की मिसाल हमारे सामने है कि वो छोटे से फ्लैट में रहते थे जब वो वज़ीर आज़म बनाए गए, और जिसने कोशिश की कि लोग कुछ, जुनेजो साहब की भी मिसाल सामने, वही मैंने जुनेजो साहब की मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, कि उन्होंने कोशिश की कि लोग कम से कम अपना रहन सहन कुछ तब्दील करें, छोटी गाड़ियों में आ जाएं, उसकी उन्हें सज़ा भुगतनी पड़ी। तो हमारे यहाँ जब तक लीडर्स जो है वो नेशंस बनाते हैं, लीडर हैज़ टू लेट फ्रॉम द फ्रंट। जब हमारे यहाँ लीडर ही अपनी मिसालें कायम नहीं करेंगे और वो खुद ही बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स में चलेंगे, तो फिर आप कौम से ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप फिर वो कौम को आप डायरेक्शन ही वही देते हैं। फिर कौम कहती है कि नहीं, मुझे अगर फलां लीडर से मिलना है तो मेरे पास कम से कम गाड़ी होनी चाहिए। कराची में एमक्यूएम ने जब शुरुआत की थी तो एमक्यूएम ने ये मिसालें कायम की थी। परवेज भाई, आपकी तरफ ये सवाल थ्रो कर रहा हूं, मुझे ये फरमाइए कि जब चीफ मिनिस्टर साहब बरतानिया में जब जाते हैं तो सड़क भाग के पार कर रहे हैं, यहाँ पे उनके जो प्रोटोकॉल है उनमें 50 और 60 की तरतीब के साथ गाड़ियां लगी होती हैं। जब हम खुद लीडरशिप पैदा ही नहीं कर सके सियासत में, तो अवाम देखेगी किस तरफ? उसमें ओवर डूइंग, इसमें कोई शक नहीं है कि ओवर डूइंग करते हैं, लेकिन कुछ हमारे जो 9/11 के बाद जो दहशतगर्दी शुरू हुई थी, उस हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ी थी सिक्योरिटी के हवाले से। वो एक थ्रेट्स वाला एलिमेंट को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वो इंग्लैंड में उस तरह नहीं है जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर है, लेकिन उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए कि उसकी आड़ में हम 200 गाड़ियों में ट्रैवल करें। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल तरीके से, कोई ट्रैफिक भी बंद नहीं होती थी, नॉर्मल तरीके से हम जाते रहे हैं। हम अपने घर ही रहते रहे हैं, वहाँ भी ट्रैफिक चलती रहती थी हमारे घर के आगे, जानते हैं आप, कभी ट्रैफिक नहीं सही और सच है, और यही वो रास्ता होना चाहिए जो को भी देखने में बहुत ममनून हूं आपका। जाते हुए सिर्फ एक सवाल, अगर मुझे थ्रेट है इस मुल्क में तो 9/11 अगर ना होता तो फिर प्रोटोकॉल ना होता? नहीं, हमने देखा है कि सियासतदान आम सड़कों पे फिरते थे, प्राइम मिनिस्टर कई दफ़ा आ जाते थे, लॉरेंस में आके क्रिकेट खेलते थे, या वैसे भी लिबर्टी में शॉपिंग करने आ जाते थे। ये चौधरी साहब की बात बिल्कुल सही है कि अगर आप उनको प्रोटेक्शन नहीं देंगे, अगर आपका कोई मिनिस्टर किसी धमाके में हलाक हो जाएगा, शहीद हो जाएगा, तो पूरी दुनिया में इम्पैक्ट उसका बहुत बुरा जाएगा। कि देखिए पाकिस्तान में सिक्योरिटी जो है इस नाम की है कि इतना बड़ा लैप्स है, उनके मिनिस्टर्स की सिक्योरिटी नहीं है तो अवाम की क्या सिक्योरिटी है। इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको हमें थोड़ा सा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, बहुत शुक्रिया, बहुत ममनून। हमने जो आज, मेरे ख्याल में जो मैंने जो आज देखा है,
दैट इज़ कि अगर लीडरशिप आपकी है तो आवाम आपके साथ अंधाधुन होगी, लेकिन अगर आप बेईमान हैं तो फिर लोग अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आपके साथ होते हैं। खुदा के वास्ते इन दुआओं को ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह आने वाले वक्त में ईमानदार और बाकिरदार लोगों को इस रियासत की सरबराही दे इंशाअल्लाह ताला।